अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि 10th क्लास का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर करेंगे हम केमिस्ट्री का। इसको हम दो लेक्चर्स में ही ख़त्म करेंगे, मतलब इसको हम कंप्लीट करेंगे बस 2 लेक्चर्स में। आप मेरे साथ बने रहेंगे और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कार्बन कंपाउंड, देखिए जो केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बेस्ड है ऑलमोस्ट बस एक ही एलिमेंट पे, उसको हम बोलते हैं कार्बन। कार्बन कौन सा एलिमेंट है, इसकी ये इतने सारे मतलब कंपाउंड्स क्यों बनाता है, इतने सारे मतलब जो सेल्फ लिंक्ड कंपाउंड्स क्यों बनाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, और कार्बन ही क्यों पाया जाता है इन जैसे कंपाउंड्स में सबसे ज़्यादा, यही आज हम करेंगे डिस्कस। देखिए हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल है जिसमें सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, जैसे ऐसे है ना पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये एक ग्रुप है, ठीक है, ये दूसरा ग्रुप है, फिर ठीक है, ये ऐसे हैं, फिर पीरियोडिक टेबल हमारा, फिर ऐसे हैं कुछ एलिमेंट्स, ठीक है, ऐसे, फिर यहाँ पे है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ज़रूरत ये है कि समझना है कि ये कार्बन, इसमें क्या राज छुपा है कि ये इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, कार्बन जो है, कार्बन का सिंबल है सी। इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितनी है, तो उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर है 6, मीन्स इसमें 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगी। अब हम इसी को डिवाइड करेंगे शेल्स में, यानी कार्बन को इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको शेल्स में डिवाइड करेंगे। आपको पता होगा जो एटम होता है उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में खाली प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, और वो आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं बिकॉज ऑफ द पाई मीज़ानस। ओके, तो सबसे पहला शेल जो आता है, जो क्लोज होता है न्यूक्लियस के, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम के शेल बोलते हैं, ठीक है, उसको हम के शेल बोलते हैं। फिर बाहर जाते हैं हम, फिर के एल शेल आती है, ठीक है, फिर उससे बाहर जाते हैं तो के एल, और फिर कौन आता है, एम आता है, फिर एम, के एल, एम। और किसी भी शेल में अगर आप देखोगे, किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्वाइस एन स्क्वायर होती है। एन का मतलब होता है एन का हो मतलब जो अगर ये वैल्यू हो सकता है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड सो ऑन अप, यानी नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं इसके वैल्यूज। अब देखिए फॉर के शेल एल इज एन इज इक्वल टू, फॉर के शेल एन इज इक्वल टू 1। सो ये जो के शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 × 1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2। उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 2, ठीक है। नाउ तो एल शेल के लिए, फॉर एल शेल एन इज इक्वल टू 2, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 2, 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 × 4, दैट इज इक्वल टू 8। मीन्स हमारी जो एल शेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं कितने, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 8। और एम शेल के लिए, एम शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 × 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल 2 × 9, दैट इज इक्वल 18। एन शेल में कितने होंगे, 2 × 4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 32। इसे के एल एम एन ओ में कितने हो सकते हैं, 2 × 5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 50, दैट इज इक्वल टू 50। तो ऐसे हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसे डिवाइड होते हैं शेल्स में। अब देखिए कार्बन में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 6, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 6, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 6। अब हमें डिवाइड करना है, अब हमें डिवाइड करना है इन इलेक्ट्रॉन्स को इन शेल्स में। देखिए कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट है शेल के कैन होल्ड है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो शेल में आ सकते हैं वो 2 हैं, तो इसमें हम 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे। अब कितने रह गए, अब 6 ही रह गए। एल शेल में कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 8, लेकिन इसमें अब कितने हैं, 6।
सॉरी, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 6, 2 आ गए इसमें, और अब कितने रह गए, 4, ठीक है। एक रहा यहाँ पे 2, 3 और 4 को, इसमें मतलब है कि एल शेल इज कॉल्ड हैव 4 इलेक्ट्रॉन। एल शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। देखिए आपका क्या करना है, देखिए एक मिनट, इसको हम क्लियर करेंगे। तो अब हमें समझ आ गया है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि एल शेल में है वो 8 हो सकते हैं, लेकिन चूंकि कार्बन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 6, तो 2 आएंगे के शेल में 2 आएंगे, और एल शेल में कितने आएंगे, फिर 4 ही रहेंगे। लेकिन एल शेल को स्टेबिलिटी करने के लिए, एक एटम को स्टेबल होने के लिए, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, यानी स्टेबिलिटी के लिए ही इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। इसके एल शेल में चूंकि कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है। लेकिन उसमें कितने हैं, उसमें 4 ही हैं। अब इसको चाहे 4 की ज़रूरत, अब इसको कैसे ये 4 मिलेंगे वो देखेंगे। अब एक जो हमारा जो ये है, जो कार्बन है, इसको ज़रूरत है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, फिर ही तो ये स्टेबल होगा। लेकिन स्टेबल होने के लिए इसको ये 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हासिल करेगा, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हासिल करेगा, उसी को हम बोलते हैं बॉन्डिंग, उसी को हम बोलते हैं बॉन्डिंग मोड्स, ठीक है। बॉन्डिंग मोड्स यानी द वे in which a carbon tries to complete its outermost tries to complete its outermost shell। इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो कैसे कंप्लीट होगी, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, उसी को हम बोलते हैं, ये कैसे वो करेगा, ये वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे, ये वो 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हासिल करेगा, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं मोड्स ऑफ बॉन्डिंग। सबसे पहले मोड जो होता है बॉन्डिंग का, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग, ठीक है। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग में इसमें क्या होता है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कैटायन, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होती है, दूसरा होता है एनायन, इस पे नेगेटिव चार्ज होती है, ठीक है। तो ये बनती कैसे है, इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन देता है, सपोज हमारे पास ए है और बी है, यहाँ पे सपोज ए बी के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन को इस पे ट्रांसफर करेगा, कंप्लीटली इसको देगा। और जब ये यहाँ पे इसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, सपोज इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, और फिर इसका मतलब है क्योंकि ये न्यूट्रल है तो इसमें 5 प्रोटॉन्स भी होंगे, तो ये फिर ही तो न्यूट्रल था। लेकिन जब भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, इसमें कितना है, इसमें अब 5 प्रोटॉन है लेकिन 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें अब क्या रहेगा, एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक प्रोटॉन अब ज़्यादा है, उसकी वजह से टोटल बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी, चार्जेस की बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब यहाँ पे सपोज 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, तो इट मीन 6 प्रोटॉन्स थे, क्योंकि ये तो हमेशा बराबर ही होते हैं एटम में, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है। लेकिन जब इसने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, इसमें अब कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स, इसमें अब 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लेकिन 6 ही प्रोटॉन्स हो गए, मीनस एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज ज़्यादा होगी, मीनस ये इस पर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इस ऐसे बॉन्डिंग को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग ये काफ़ी मतलब वो होती है, मतलब स्ट्रांग होती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। हमारे पास सोडियम एटम है, ठीक है, और हमारे पास क्लोरीन एटम है। सोडियम में कितना एटॉमिक नंबर है, कितना इसका 11 है, ठीक है, मीन इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको डिवाइड करेंगे शेल्स में, यहाँ पे आएंगे 2, यहाँ पे आएंगे 8, यहाँ पे कितने आएंगे, फिर 3, यहाँ पे आएंगे कितने, सॉरी यहाँ पे आएगा 1,
8 एंड 1, यहाँ पे आएगा 8। अब ये अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको लूज करे, इसको कितने चाहे कंप्लीट होने के लिए इसको और 7 चाहिए, लेकिन 7 इसको कोई देगा नहीं, क्योंकि इसको सबसे इजी है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज करे और ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल फिर कौन सी बनेगी, एल शेल बनेगी। तो उसमें तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये तो फिर स्टेबल हो जाएगा। अब ये क्या करता है, अब इसी तरह हम देखते हैं क्लोरीन को। क्लोरीन का होता है 17 एटॉमिक नंबर, कितना है 17, मीन्स इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एल में 2, के में 2, एल में 8, के एल एम में के एल 8 हो गए और इसमें 7, एम में अब रह गए 7। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट होने के लिए, मतलब आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसमें हो जाएंगे एम में 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो उसकी प्रॉब्लम है, जो इसकी प्रॉब्लम है सोडियम की, उसका हल है क्लोरीन के पास। जो क्लोरीन की प्रॉब्लम है उसका हल है सोडियम के पास। तो अब क्या होता है, ये क्या करता है, ये सोडियम ये एक इलेक्ट्रॉन देता है, ये देता है Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और क्लोरीन क्या देता है, क्लोरीन यही इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनाता है Cl माइनस प्लस, Cl माइनस बनाता है, ठीक है। तो अब ओवरऑल प्रोडक्ट्स के बन गए। ओवरऑल प्रोडक्ट्स अगर हम देखेंगे कितने क्या क्या बन गए, ओवरऑल प्रोडक्ट्स अगर हम देखेंगे, हम बोल सकते हैं कि Na प्लस Cl ये बनाएंगे Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, प्लस नहीं आएगा, ये बनाएगा ऐसे कंपाउंड। क्यों, देखिए क्यों, देखिए क्यों, देखिए क्यों। अगर हम सोडियम को देखेंगे, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये बनाएगा Na पॉजिटिव, क्लोरीन यही इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बनाएगा Cl माइनस, क्योंकि इसमें भी अब 8 आ जाएंगे, इसमें भी अब कितने आ जाएंगे, इसमें भी आ जाएंगे अब कितने 8 आ जाएंगे लास्ट में। नाउ जब ये करेंगे ना, ये इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा नेगेटिव। अब ये दूर दूर होने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये अब ये दूर दूर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब ये चार्जेस बन गए हैं, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्शन। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद एक दूसरे के मतलब दूर दूर जाना चाहते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ द इन पे अब चार्जेस बन गए हैं, और जो अपोजिट चार्ज वो कभी दूर दूर नहीं रह सकते, वो हमेशा पास पास रहते हैं। तो अब ये जो Na पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है, ये आपस में क्लोज रहते हैं, और इनमें इनके बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, क्योंकि आफ्टर ये इस कैटायन बनेगा, ये क्या बने, एनायन बनेगा, और कैटायन एनायन में हमेशा जो आपस में जो रहती है बॉन्डिंग, आपस में जो अट्रैक्शन रहती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग। एक और एग्जांपल के साथ मैं फिर इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। मैं लूँगा ज़ाडन। ज़ाडन जो है ना, ज़ाडन हमेशा देता है ज़ाडन 2 प्लस देगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। और क्लोरीन को होती, एक क्लोरीन को होती है एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत, तो 2 क्लोरीन को कितनी होंगी, कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये बनाएगा क्या बनाएगा, ये बनाएगा Cl2। तो ओवरऑल जो कंपाउंड बनेगा ये क्या हो, Zn 2 प्लस, ये कितना आएगा 2 माइनस, और ये बनाएगा Zn Cl2। ये भी एक इलेक्ट्रो, क्या बोलते हैं इसको, ये भी एक क्या है, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। तो गर्ज ये है कि आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से उसमें चार्जेस आ जाती हैं, और चार्जेस आने की वजह से इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो है अट्रैक्शन हो जाती है, उस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग, ठीक है। दूसरा टाइप है बॉन्डिंग का, उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। देखिए कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, मैं आपको समझाऊं। कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड,
अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होती है, देखिए जब हम देखते हैं दिस कार्बन एटम, इसमें के शेल है, एल शेल है, इसमें 2 है, इसमें 4 है इलेक्ट्रॉन्स। अब अब इसको क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसमें अगर हम देखेंगे 2 और 4, क्या इसको कोई 4 इलेक्ट्रॉन्स देगा? हाँ, देखेंगे, देख सकता है कि नहीं दे सकता है। अब देखिए, अगर मैं सपोज कार्बन बोलूं और एक ए बोलूं, सपोज ए के पास सपोज 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या वो इसको ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेगा? अगर करेगा ना, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स अगर हमें किसी एटम से कोई इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करना हो, मीन्स उससे निकालना हो, उसमें एनर्जी लगती है, उस रिएक्शन में एनर्जी लगती है, ठीक है। उस एनर्जी में मतलब जो वो एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। अब देखिए, मैंने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन अभी क्या किया, नॉकआउट, मैंने इसको बनाया Na+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इस ए से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालना, अगर एक इलेक्ट्रॉन्स में सपोज x जूल्स ऑफ एनर्जी लगे, 4 में कितने लगेंगे, 4 टाइम्स x, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि लैब में अभी ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी एटम से 4 इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट कर सके। अब जब हम किसी एटम से 4 इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट मीन निकाल ही नहीं सकते हैं, तो ये कार्बन जो है, इसको ये कैसे बनाएगा, ये कैसे एक्सेप्ट करेगा ये 4 इलेक्ट्रॉन, जब हम निकाल ही नहीं सकते, जब हमें लैब में लैब में अभी इतनी एनर्जी हम प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते हैं किसी रिएक्शन में कि हम 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नॉकआउट करें फ्रॉम एन एटम, सो दैट कार्बन विल एक्सेप्ट दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब सपोज हमने किया भी और कार्बन पे आ गए चार्ज C4-, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलरेडी 2.5 टू 2.1 टू 2.5 होती है, तो क्या फिर ये स्टेबल रहेगा? मीनस एक कार्बन पे जिसपे ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब हमने इस पे 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी और रख दिए, क्या ये स्टेबल रह पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसकी इतनी कैपेसिटी ही नहीं होती। इसकी ऑलरेडी होती है क्या, इसकी ऑलरेडी होती है लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका तो इसका ये मतलब है कि कार्बन जो है वो कभी क्या आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाते। अब हम एक्सेप्शंस आते हैं लैब में कि C4- के कुछ कंपाउंड्स पाए जाते हैं, अब लेकिन वो इतने भी वो अंडर रिसर्च है, ठीक है। तो मतलब ये है कि कार्बन, तो एक तो हम डिस्कार्ड कर सकते हैं कि कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड नहीं बना सकता। अब कार्बन के पास क्या ऑप्शन है? कार्बन के पास अब क्या ऑप्शन, मैं इसको डायरेक्टली जो है क्या बनाऊंगा, एल शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमारे पास है एक सिंपल एटम, उसको हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास बस एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियर है और ये इसकी एल शेल है, के शेल है, और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो होगा कहाँ पे, इसमें के शेल में ही। और के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, 2 × 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2। तो इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको स्टेबल होने के लिए के शेल में एटलीस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2। तो इट मीन्स कि हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो अगर इसको कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, अगर अब एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, वो रखेगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, वो रखेगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, वो रखेगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और एक और आएगा, वो रखेगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। देखिए, और ये आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। हाइड्रोजन बोलेगा कार्बन को कि मुझे एक कार्बन कम है, कार्बन बोलेगा मुझे 4 कार्बन कम है, और हाइड्रोजन बोलेगा चलो मैं अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बीच में रखता हूँ, आप भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखिए, और मैं इस दोनों को यूज़ करूँगा, आप भी मेरे वाले इलेक्ट्रॉन को यूज़ करेंगे। मीन्स इसमें एक ही ने नहीं दिया इलेक्ट्रॉन, इसमें दोनों ने रखे इलेक्ट्रॉन्स एट द सेंटर, ताकि वो क्या होता है, इसको भी उसका फ़ायदा मिले और इसको भी उसका फ़ायदा मिले। एट अ टाइम हम नहीं बोल सकते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ हैं या कार्बन के साथ। इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है, यानी ये भी देता है और ये भी शेयरिंग करता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, एक ही शेयरिंग करता है, यानी Na ने दिया था इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली, क्या फॉर एवर दिया था, किसको, Cl को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कोवैलेंट बॉन्डिंग में, यहाँ पे म्यूचुअली शेयरिंग होता है, मीन दोनों करते हैं। हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन देता है, कार्बन भी देता है, और सेंटर पे रखते हैं। अब सिमिलरली इसने
हाइड्रोजन ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया, उसका एक इलेक्ट्रॉन यूज किया, हाइड्रोजन को कितने आए टोटल के शेल में, इसको आए 2 इलेक्ट्रॉन, मीन हाइड्रोजन क्या हो गया, स्टेबल। हाइड्रोजन को हम ऑक्टेट नहीं, हाइड्रोजन का ऑक्टेट नहीं होता है, हाइड्रोजन का होता है डुप्लेट। इसमें 2 ही है, क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन के में ही होता है, के में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं। तो इट मीन्स कि इट मीन्स कि हम ऐसा कर सकते हैं, यानी म्यूचुअली भी शेयर कर सकते हैं। अब एक हाइड्रोजन कैसे स्टेबल हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया स्टेबल कैसे, एक हाइड्रोजन हो गया स्टेबल बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक मसला ये यहाँ पे ये बनता है कि अब ये हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गया, लेकिन कार्बन को स्टिल 3 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये तीन इलेक्ट्रॉन्स कैसे अब हासिल करेगा। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन ने तो किया, अब क्या और 3 हाइड्रोजन आ सकते हैं, अब यहाँ पे रह गए ना, सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यूज किया एक हाइड्रोजन ने, लेकिन अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स और हैं, ये और है कार्बन के पास, तो अब 3 और हाइड्रोजन आएंगे, वो भी अब ऐसे ही यूज करेंगे, और वो भी उनका भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, और लास्ट पे बनेगा ये ऐसे, ये बनेगा ऐसे, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन है। अब देखिए कार्बन के पास कितने आ गए अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ये इतने आ गए, तो कार्बन के पास कितने आ गए इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 एंड 8 हो गए ना स्टेबल, उसका हो गया क्या हो गया, इसका हो गया डुप्लेट, इसका एक हो गया स्टेबल, इसका हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, कार्बन का हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। अब हाइड्रोजन का क्या हो गया, एट अ टाइम हम देखेंगे, इसका हो गया डुप्लेट, इसका भी हो गया डुप्लेट, इसका भी हो गया डुप्लेट, और इसका भी हो गया डुप्लेट, को स्टेबल दोनों एच स्टेबल बाय डुप्लेट, ठीक है, और कार्बन स्टेबल बाय ऑक्टेट, ठीक है, तो ये दोनों हो गए क्या स्टेबल। यही चीजें हैं कि जिससे हम ये कर सकते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि ये समझ लेना। तो अब फ़र्क क्या है अब इलेक्ट्रोस्टैटिक बांड में और इसमें, इसमें यही फ़र्क है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बांड में एक ही तरफ से मीन्स उसमें म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती है, इसमें एक ही शेयर करता है, कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक बांड, बट इन कोवेलेंट देयर आर म्यूचुअल शेयरिंग, ये एक भी देगा दूसरा भी देगा, ठीक है। इसके बाद ये CH4 अब कैसे बनेंगे, इसलिए हम CH4 को ऐसे लिखते हैं, हम CH4 को ऐसे लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं मीथेन, जिसको हम मार्श गैस भी बोलते हैं, ये पॉइंट आता है कभी कभी, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल TD स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम, इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है 109.28 मिनट्स होता है, ठीक है, ये ज़रूरी है समझ लेना, ठीक है। अब हमारे पास एक और टाइप की बॉन्डिंग होती है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैं मतलब क्या करता है, रिवाइज करवा रहा हूँ, मैंने पढ़ा है अच्छे से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक क्या होता है, एक देयर आकर से ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर, एक स्पीशी होता है, एक एटम होता है, वो अपने एक लोन पेयर को 2 इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम को लेता है और दूसरे के एम्प्टी ऑर्बिटल में डालता है। वो आपको ये ज़्यादा समझ नहीं आएगा, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखिए जो हमारा ये होता है ना NH3, इसको हम अमोनिया बोलते हैं। इस पे जो नाइट्रोजन है, इस पे नाइट्रोजन पे क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब फ्री होते हैं। और हमारे पास होता है एक और ये स्पीशी, उसको हम बोलते हैं लिविस एसिडस, जिनको हम बोलते हैं। इस पे होता है एम्प्टी ऑर्बिट, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 ही। अगर हम बी की बात करें, देखिए बी का कितना है 5, जी बी का कितना है एटम नंबर 5, मीनस पहले वाले शेल में 2 आएंगे, लास्ट वाले शेल में कितने आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन, मीनस इसके लास्ट शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, फ्लोरीन इसको अपना 1 देता है, ये फ्लोरीन भी 1 देता है और एक फ्लोरीन भी 1 देता है, ये म्यूचुअली शेयर करते हैं। और कितने आ गए बी को लास्ट शेल में, अब 2 4 और 6 ही आ गए, स्टिल इसको 2 की ज़रूरत है। लेकिन फ्लोरीन को कितने आ गए, इसको ऑलरेडी होते हैं 9, और 9 ये इसको यूज़ करके भी 9 होते हैं। अब इसको 1 आ गया बी से, हो गया 10, इसको भी हो गए
इसको भी हो गए, ठीक है, इसको सॉरी इसको भी हो गए और 10 और 2 आएंगे के शेल में, एल आएंगे 8 शेल, मीन्स फ्लोरीन तो हो गया स्टेबल, लेकिन बी तो अभी भी अनस्टेबल है क्योंकि अभी भी इसको लास्ट शेल में कितने हैं, 6 ही इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है, तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये स्टिल इलेक्ट्रॉन गेन करने की मतलब वो होता है कि मतलब ताक में होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये अमोनिया लेता है, ये अपना ये लोन पेयर इसके इस एम्प्टी ऑर्बिटल में, इसके इस रूम में डाल देता है, और इस टाइप के बॉन्डिंग को हम बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें एडक्ट्स बनते हैं, इसमें एडक्ट्स बनते हैं, ना तो ये कोवेलेंट होता है, ना तो ये क्या होता है, ना तो ये आयोनिक होता है, और ये ऐसे बनेगा, ऐसे एडक्ट बनेगा NH3, फिर हम इसको डॉट लिखते हैं BF3। ऐसे बॉन्डिंग को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये था आज के लेक्चर में, हम इस सेकंड लेक्चर में कैटेनेशन, होमोलॉगस सीरीज, आइसोमेरिज्म को डिस्कस करके इस चैप्टर को खत्म करें। थैंक यू वेरी मच। बस ज़रूरत इस बात की, हम लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर